प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है उसको देख रहे थे और मैंने डिस्कस कर लिया था, बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पे BTAC जूनियर इंजीनियर का प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं। और ये सिर्फ जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है सिविल का, उसके लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लैब असिस्टेंट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम्स में जो लैब से रिलेटेड, मतलब जितने भी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ना। जो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग विद रिगार्ड टू वेट वैचिंग ऑफ कंक्रीट। वेट वैचिंग ऑफ कंक्रीट तो वो होता है आपका, गेज बॉक्सेज आर यूज टू वेट द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 3 MQ कंक्रीट विद नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन 1:4, यानी 1:2:4। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना ज़रूरत पड़ेगा? तो 1:2:4 है। तो देखो, ये हो गया सीमेंट, है ना, ये हो गया सैंड, और ये हो गया एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो मतलब हमारा 3 MQ है ना। 3 MQ मटेरियल बनाना है, नॉमिनल मिक्स हमें दिया गया है, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे, हम 3 MQ को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्राई निकालना है, क्योंकि वो तो वेट रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 से करेंगे तो 3 और 1 मतलब 4.5 MQ जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है मोटार का। तो 4.5 को डिवाइड कर देंगे, नहीं, ये तो हमारा ये MQ आ गया, ड्राई का निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, ये निकल कर आ गया शुष्क का 1.4.5। अब क्या करेंगे कि ये 4.5 जो है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, सैंड, और रेशियो कितना इसका दिया हुआ है, रेशियो दिया गया है इसका 2। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है, 1 + 2 + 4, ये आ रहा है 7। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, 9 / 7 यानी 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 2, 20, तो 7 कैसे यानी 2, यानी 1.2 के प्रॉक्स। तो 1.2 के प्रॉक्स अगर हम देखें, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1.2 के अप्रॉक्स हमारा ये आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 1.5 के जगह पे 1.54 भी लेकर चलते हैं। तो अगर आप 1.54 लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी सही होगा। क्यों? क्योंकि 0.4 करेंगे ना तो वैल्यू जो है हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो, अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4.6
2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 7, तो ये आएगा आपका 1.32 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वही अगर 4-5 ले रहे थे, 0.45 गुने 2 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका कितना आ रहा था, तो ये आ रहा था 1.2 और यहाँ पे 8। लेकिन अगर हम दोनों देने से ऑप्शंस में देखें तो भैया ए तो ठीक है, नियर बाई है, लेकिन ए आंसर सही नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे 1.28 आ रहा है, बड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो भाई हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस लगता है कि 2 पॉइंट तक किए सही आ रहा है तो उसको टिक कर देते हैं, तो थोड़ा कई बार ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, इन केस ऑफ वॉल्यूम बैचिंग, इन केस ऑफ वॉल्यूम बैचिंग followed for the manufacture of cement concrete, generally volume of bag of cement is considered at, किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, तो 35 लीटर कंसीडर किया जाता है। अगला सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट DOE मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, तो वो पर्पस हमारा होता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए, है ना, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए, रोड मिक्स डिज़ाइन के लिए, मिक्स डिज़ाइन विद पुल्वराइज्ड फ्यूल एस के लिए, एंड मिक्स डिज़ाइन विद GGBFS के लिए। तो हमारा 1 2 3 4 तीनों ही जो है हमारा मैंने चारों सही है। अगला है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पासिंग एग्रीगेट द ग्रेडिंग जोन 1 ऑफ सीव साइज 1.18 mm, 1.18 mm। तो परसेंटेज क्या होता है पास करने का, तो उसका परसेंटेज होता है 30 से 70%। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एज पर IS 383/1970 इन हाउ मेनी जोन्स आर ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ लाइम फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स का ग्रेडिंग लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो होता है 4। कितना जोन होता है? 4 जोन होता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4, 4 जोन जो है आपका होता है। अगला सवाल है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 383/2016 द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन, कितने जोन में डिवाइडेड होता है, तो 4 जोन में डिवाइडेड होता है। अगला सवाल है, द एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट इफ देयर साइज 4.75 mm, इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एज पर IS 383/1970 पासिंग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट अंडर जोन 4 फ्रॉम एन IS 600 माइक्रोन सीव इज, 600 माइक्रोन सीव से, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 80 से 100%। कितना होता है? 80 से 100% जो है हमारा जोन 4 में होता है, 80 से 100%। अगला सवाल है, एज पर IS 383/1970 परसेंटेज पासिंग फाइन एग्रीगेट अंडर 2.36 mm IS सीव ड्यूरिंग ग्रेडिंग जोन 1, जोन 1 से, जोन 1 से, और सीव कितना है 2.36, 2.36, तो 60 से 95%। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड्स टू, तो ये किसको लीड करता है, तो ये लीड करता है इंक्रीजिंग श्रिंकेज, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द हाइट ऑफ सैंपल सैंड
to be tested 20 centimeter and height of saturated sand 16 सेंटीमीटर. फाइंड बल्किंग ऑफ सैंड. बल्किंग ऑफ सैंड को निकालना है. तो H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू 100 तो आ जाएगा 20 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/16 गुने 100. तो ये आ गया 4, ये आ गया 25, यानी 25%. बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है fill in the blanks of form work should be carried out only after time when concrete has gained a strength at least twice the stress to which concrete may be subjected to when form work are removed. यानी जब फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं तो कंक्रीट जो है स्ट्रेस में हमारा रहेगा, कंक्रीट जो है स्ट्रेस में रहेगा. तो उस तरीके का जो हमारा फॉर्म वर्क है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्ट्रिपिंग फॉर्म वर्क. बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग टिम्बर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्कॉर्बलिंग. स्कॉर्बलिंग के लिए तो वो होता है बम्बू. डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है विच टाइप ऑफ स्कॉर्बलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोन मिशनरी वर्क. स्टोन मिशनरी वर्क में तो उसमें सुटेबल होता है डबल स्कॉर्बलिंग. बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फॉर्म वर्क. गुड फॉर्म वर्क का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है. तो should be highly absorbent to absorb excess. B is the right answer. अगला सवाल है which type of shoring is used to support unsafe walls of building during its repair. बताओ, 4 ऑप्शंस दिया गया है आपका. तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रेकिंग सोरिंग. इसके हिसाब से रेकिंग सोरिंग होगा. लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, रेकिंग सोरिंग को हम इंक्लाइंड सोरिंग भी बोलते हैं. इंक्लाइंड सोरिंग भी बोलते हैं. और ये यूज किया जाता है टू प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट, है ना, लैटरल सपोर्ट के लिए, टू एन अनसेफ और बल्जिंग वॉल के लिए, टू अनसेफ और बल्जिंग वॉल के लिए. तो ये चीज ध्यान रखना है. रेकिंग इज द राइट आंसर. रेकिंग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा. अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कॉर्बलिंग विच इज यूज्ड वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क तो वो होता है आपका सिंगल स्कॉर्बलिंग. सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है द स्पेशल फॉर्म वर्क विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन टॉल structures and which moves up continuously is called as. continuously is called as. तो वो होता है स्लिप फॉर्म. वो क्या होता है? स्लिप फॉर्म. डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग द फॉर्म वर्क टू आरसी स्लैब विद प्रोब्स टू refixed immediately after removal of formwork. After removal of formwork.
तो मिनिमम नंबर ऑफ पीरियड कितना होना चाहिए फॉर्मवर्क को रिमूव करने के लिए, तो वो होना चाहिए 14 दिन। किस केस में? आरसीसी स्लैब के केस में। अगला सवाल है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर शटरिंग इक्विपमेंट दैट रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड कैन बी यूज्ड फॉर ईयर्स, माने लंबे समय तक हम इसको जो है यूज भी कर पाते हैं। कितने लंबे समय तक हम इसको यूज भी कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा स्टील शटरिंग। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इन ए कंक्रीट मिक्स सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटार इज जनरली नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका सेग्रीगेशन, है ना। कोर्स एग्रीगेट जो है अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है कंक्रीट मिक्स से, तो उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। अगला सवाल है fill in the blanks is one of widely adopted methods for transporting concrete vertically up for multi-story building construction, multi-story building constructions के लिए, तो वो होता है आपका सूट। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है fill in the blanks is nothing but a table vibrator but it is larger in size and this is used in manufacture of large prefabricated concrete elements such as electric poles, railway sleepers etc. तो वो है आपका प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। क्या होता है? प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट मिक्स and its migration to surface of concrete is known as, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ब्लीडिंग। क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग बोला जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डैम ट्रक, डैम ट्रक कौन सा नहीं है? तो टावर क्रेन ट्रक जो है डैम ट्रक नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच कंपोनेंट ऑफ एलिवेटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इट्स स्पीड एंड इंश्योरिंग अ स्मूथ स्टॉपिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। कब? नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम में। नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम में 4 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैक्शन मोटर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ट्रैक्शन मोटर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग स्पीड थ्रू द जर्नी एंड इंश्योर करता है स्मूथ और ग्रेजुअल स्टॉप एट द डिजाइंड या डिजाइनेटेड फ्लोर के। ठीक है। जो मोटर होता है प्रोवाइड करता है रैम्प पावर को, जो एसोसिएटेड होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VVVF ड्राइव के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस में, तो वो है टनलिंग मशीन, टनलिंग मशीन। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इन हाई राइज बिल्डिंग, किसमें? हाई राइज बिल्डिंग में। Which of following is, which method is commonly used for high rise building? तो वो यूज किया जाता है आपका पंपिंग मेथड। बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन, किसमें जो है स्टीम क्यूरिंग जो है हम यूज करते हैं? तो लॉन्ग स्लैब एंड कॉलम में, कॉलम्स में, मास प्रोडक्शन ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट में। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आउट ऑफ 4 प्रोसेसेज लिस्टेड विच लास्ट प्रोसेस, कौन सा जो है लास्ट प्रोसेस होगा, कौन सा जो है लास्ट प्रोसेस होगा? तो हार्डनिंग जो है लास्ट प्रोसेस होगा। अगला सवाल है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में सेपरेशन हो जाता है कोर्स एग्रीगेट का, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेग्रीगेशन, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वाइब्रेटिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर ग्राउटिंग मेक्स क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, तो वो यूज करते हैं हम बीटर, बीटर। अगला सवाल है एप्लीकेशंस ऑफ क्यूरिंग ऑन प्रीपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट्स, क्यूरिंग से क्या रिजल्ट्स हमें मिलता है? तो क्यूरिंग से हमें रिजल्ट ये मिलता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज डन बाय, मेम्ब्रेन क्यूरिंग किसके द्वारा किया जाता है या कैसे किया जाता है? तो बाय अप्लाइंग पैराफिन और रेजिन बेस्ड लिक्विड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एज पर IAS 13311 पार्ट 1 नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांड्यूजर्स फॉर अ पाथ लेंथ ऑफ मोर देन 1500 mm एज, 1500 mm एज, तो वो होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हाउ डज एज ऑफ कंक्रीट अफेक्ट इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसीडर द एज लिमिट एज 28 डेज विद कंटिन्यूड क्यूरिंग, कंटिन्यूड क्यूरिंग के, तो वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज एज ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट टू द रिलेटिवली ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम बैचिंग प्लांट, बैचिंग प्लांट से रिलेटिवली ग्रेटर डिस्टेंस है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा माध्यम जो है सबसे अच्छा होता है? तो ट्रांजिट मिक्सचर्स, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स निगेटिवली अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को निगेटिवली अफेक्ट करता है? तो वो है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएशन, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज कैरिड आउट टू टेस्ट द हार्डनेस property of aggregate, fill in the blanks is carried out to test the hardness property of aggregate, तो वो होता है आपका एब्रेशन टेस्ट, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इफ इन ए डोरी एब्रेशन टेस्ट ऑफ स्टोन्स दैट आर टू बी यूज्ड फॉर रोड वर्क्स लॉस इन वेट इज 21 ग्राम्स, देन कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस विल बी, तो जो कोफिशिएंट होगा हार्डनेस का वो कितना होगा? तो देखो हार्डनेस का कोफिशिएंट अगर निकालें तो 20 माइनस 21/3 है ना, 21 ग्राम हमारा है और 3 जो है हमारा वो लेकर चलते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा 7, यानी 20 माइनस 7 7 21 होता है, तो यह आ जाएगा हमारा 13, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स ऑन कंक्रीट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड, कौन सा जो है कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड है? रिबाउंड हैमर टेस्ट, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट
excessive changes in volume as a result of changes in physical condition. किसमें? physical conditions में. तो वो होता है साउंडनेस. अगला क्वेश्चन है, द स्टोन इज सेड टू बी मॉडरेटली टफ इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ अ स्टोन इन इम्पैक्ट टेस्ट इज. टफनेस इंडेक्स ऑफ इज, तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका यहाँ पे बिटवीन 13 टू 19, मैंने 13 से 19 के बीच में. बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, fill in the blanks is a deposit of water soluble salts formed on surface of concrete. तो वो होता है इफ्लोरोसेंस. व्हाइट पैचेस जो है आपका आ जाता है. अगला सवाल है, एस्टिमेट रिबाउंड हैमर टेस्ट यूज टू मेजर. किसको मेजर करने के लिए रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं? तो वो करते हैं सरफेस हार्डनेस को चेक करने के लिए. सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, एग्रीगेट साइज विल बी मेजर्ड इन. किस में मेजर किया जाता है एग्रीगेट का साइज? तो mm में. ए इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, fill in the blanks is carried out to test the hardness property of aggregate and decide whether they are suitable for different pavement construction work. तो वो होता है आपका एब्रेशन टेस्ट. सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीट वाइब्रेटर. तो द टाइप ऑफ सीमेंट यूज. सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, इन अ स्प्लिट टेस्ट नेचर ऑफ टेस्टिंग इज. तो नेचर ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? तो वो है आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व्ड सरफेस. तो डी इज द राइट आंसर. यहाँ पे जो है हमारा क्या था, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीट वाइब्रेटर. तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है. तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साइज ऑफ एग्रीगेट इन मिक्स. तो डी इज द राइट आंसर. आई होप कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया, ये तमाम क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया हो. अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आता है या लगता है कि नहीं हमें सवाल पूछना चाहिए, तो बिना हेजिटेशंस के आप जो है हमसे वो सवाल जो है आप पूछ सकते हो. बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे, क्लासेज होंगी, वो आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर किया जाएगा. एंड मिलते हैं नई वीडियो